ये देखिए, तो ये ना डिसीजन ट्री अपन जो है डिसीजन ट्री जो है कर रहे थे। तो डिसीजन ट्री सुपरवाइज लर्निंग होती है सबसे पहले तो। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो डिसीजन ट्रीज को इस तरह की क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों तरह की प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं। ये जो है आपका मतलब ये ब्लू डॉट है आपके और ग्रीन डॉट है। ये डॉटेड लाइन जो दोनों को सेपरेट कर रही है, तो ये आपका डिसीजन ट्री मॉडल है। डॉटेड डॉटेड लाइन इज ए डिसीजन ट्री मॉडल। तो दोनों को मतलब इस तरह से आपका डिसीजन ट्री में दिखा देता हूँ आपको एक बना हुआ। तो ये देखिए, अगर आपके पास अगर ये डिसीजन ट्री है, ये डाटा सेट है। वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्ले। ये प्ले मतलब आपका टारगेट वेरिएबल है, मतलब खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो आप वेदर पे इसको ब्रेक करिए, वेदर पे ब्रेक करिए तो लेफ्ट में बनेगा सनी, राइट में बनेगा रेनी। दो ही तरह के वेदर होंगे, तीन तरह के हैं वेदर। सनी जो है लेफ्ट में जाएगा, क्लाउडी मिड में रहेगा और रेनी जो है, ये तीन ब्रांचेस बन गई, सनी, क्लाउडी और रेनी। सनी सनी के बाद फिर उसको ह्यूमिडिटी पे ब्रेक करेंगे, और हाई ह्यूमिडिटी और नॉर्मल ह्यूमिडिटी। तो देखिए, वेदर अगर सनी है और ह्यूमिडिटी हाई है तो नहीं खेलेगा। वेदर अगर सनी है, लेफ्ट ब्रांच देखिए, वेदर अगर सनी है और ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है तो खेलेगा। इस तरह से डिसीजन ट्री हमारे बनते हैं। और आगे जो जीनी वगैरह का खेल है वो कंप्यूटर अपने आप करता रहेगा। उसमें अपन आप कल गए थे, वो आप जो है आपके न्यूमेरिकल जो है रिवाइज कर लेंगे एक बार, जो मैंने कल शेयर किए था आपसे। तो आपको जीनी और एंट्रोपी, तो मैं जीनी एंट्रोपी रिवाइज नहीं करवा रहा, तो अब इसमें यहाँ बस इतना ही बताऊंगा यहाँ पे। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है डिसीजन ट्री का, कि ये जो होते हैं ये ओवर फिटिंग बहुत हो जाती है इनमें। तो डिसीजन ट्री की ओवर फिटिंग क्या होती है, जैसे अभी तो आप देख रहे हैं कि छोटा डेटा सेट है। तो छोटे डेटा सेट में आप देख रहे हैं कि जो आपके लीफ नोड है, सबसे एंड के जो टर्मिनल नोड है या लीफ नोड है, उनमें एक एक रिकॉर्ड है। और जब आपके बहुत सारे मतलब मल्टीपल अगर आपके थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो ये राइट वाला फिगर देखिए जो मैंने राइट ग्रीन में राइट कर रखा है, राइट सिंबल लगा रखा है। तो आपके जब थाउजेंड्स ऑफ नोड हो जाते हैं तो लीफ नोड में क्या होते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड आ जाते हैं। तो हम ब्रेक करना कब रोकते हैं, ब्रेक करना तब रोकते हैं जब हमारे पास जो है एक तरह के मतलब दोनों दोनों लीफ नोड जो है, जो दो तीन जो नोड लीफ नोड बनेंगे, हमारे जितने भी लीफ नोड बनेंगे, लीफ नोड या टर्मिनल नोड, वो जो है सफिशिएंटली होमोजीनियस होंगे। तो देखिए देखिए, लेफ्ट वाले में प्लस साइन ज्यादा है और राइट वाले में जो है माइनस साइन ज्यादा है, तो ये होमोजीनियस है। ठीक है ना। तो ये डिसीजन पॉइंट होता है। मतलब कोई भी अगर हमारा नया डिसीजन पॉइंट आया और हमने उसको क्लासिफाई कर करके लेफ्ट में पहुंचा दिया, लेफ्ट वाले बॉक्स में पहुंच गया, तो ऑटोमेटिक वो प्लस वाला हो जाएगा। अगर राइट बॉक्स में पहुंच गया वो, तो नो वाला हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू रिवाइज टुडे। अब अपन चलते हैं, डिसीजन ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने आपको बताया कि दैट इज ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिसीजन ट्री का। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है डिसीजन ट्री की, उसमें ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो ओवरफिटिंग में क्या होगा, ट्रेन डाटा पूरा रिमेम्बर कर लेगा, टेस्ट डाटा में अनसीन डाटा, टेस्ट डाटा आपका हमेशा तो बिना देखा हुआ अनसीन डाटा होता है। तो उसमें क्या है, वो ज्यादा एरर फेंक देगा, बूम मार जाएगा। ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसी मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसी मेथड पढ़ेंगे हम, जो कि मतलब आपकी ओवरफिटिंग की जो है प्रॉब्लम है डिसीजन ट्री की, वो अवॉइड करने में मदद करती है। और ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब एडवांस मशीन लर्निंग में आता है। इसके पहले जो भी हमने पढ़ा वो क्लासिकल मशीन लर्निंग में आता था। तो क्लासिक मशीन लर्निंग में मैंने आपको तीन मेन एल्गोरिदम करवाए हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्रीज। ये क्लासिकल लर्निंग में। अब एडवांस में हम लोग दो करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट करेंगे और एक्जीबूस्ट करेंगे। ठीक है, दो हमारे एडवांस मशीन लर्निंग के हैं। मैंने कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं छोड़ दिए हैं क्लासिक लर्निंग के। जैसे कि आपका क्लस्टरिंग है, फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन है। ये जो क्लासिकल वन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है, मैंने जो है अभी के लिए छोड़ दिए हैं। बाद में अगर टाइम मिलेगा तो अपन उनको कवर करेंगे, पर आपको जितने करा दिए उतने काफी है आपके लिए। ठीक है। तो हमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज हम क्या कर रहे हैं, एंसेंबल मेथड्स इन डिसीजन ट्री मॉडल्स। एंसेंबल मेथड्स मतलब एक से ट्री, मतलब मल्टीपल ट्री का जो है ग्रुप, मल्टीपल ट्री का जो ग्रुप है उसको एंसेंबल बोलेंगे। एंसेंबल मतलब जमाव, जमाव जिसको बोलते हैं ना, जमाव। एंसेंबल मतलब मल्टीपल ट्री का हम ग्रुप करते हैं और उससे डिसीजन करते हैं। तो दो तरह की एंसेंबल मेथड होती है, एक तो बेगिंग होती है और एक बूस्टिंग होती है।
तो हम सब दोनों को देखेंगे आप में। और बेगिंग का जो एल्गोरिदम है वो रैंडम फॉरेस्ट है, और जो बूस्टिंग का है वो एक्सी बूस्ट है। तो बूस्ट बूस्ट मतलब जो बूस्टिंग है उसका एल्गोरिदम एक्सी बूस्ट है, और बेगिंग का जो एल्गोरिदम है वो रैंडम फॉरेस्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं तो ये बेगिंग किस तरह से काम करती है। तो ये एंसेंबल, सबसे पहले अपन समझते हैं एंसेंबल मेथड्स क्या होता है। ये किसी को म्यूट करना पड़ेगा प्लीज, आवाज आ रही है, बच्चे की आवाज आ रही है पीछे से। तो अभी ये देखिए एंसेंबल मेथड्स, मतलब अभी मान लीजिए कि एंसेंबल मेथड्स को अभी आप अननोन मान लीजिए, ब्लैक बॉक्स मान लीजिए उसको। एंसेंबल मेथड्स को आप ब्लैक बॉक्स मान लीजिए, मतलब मान लीजिए कुछ तो होता है ना। तो ये जैसा, तो इसके नीचे सबसे नीचे देखिए जो राइट में जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें नीचे लिखा हुआ है एंसेंबल मेथड्स। एंसेंबल मेथड क्या होता है? एंसेंबल मेथड मतलब अलग अलग जो है गियर दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे गियर, तो ये अलग अलग डिसीजन ट्री का, ये अलग अलग डिसीजन ट्री का मतलब एक ही डाटा सेट पे हम बहुत सारे डिसीजन ट्री बना देते हैं, एक डिसीजन ट्री नहीं बनाते, मल्टीपल डिसीजन ट्री बना देते हैं। तो और उसके बाद जो अलग अलग डिसीजन ट्री का जो फैसला होता है उसमें मेजोरिटी जो है उसको ले लेते हैं, उसको जो है उसको हमारा प्रेडिक्शन मान लेते हैं। तो देखिए जो सबसे लेफ्ट वाला गियर, सबसे लेफ्ट वाला गियर बॉक्स है, डिसीजन ट्री है, उसने प्रेडिक्ट किया 1, रिजल्ट को 1 प्रेडिक्ट किया। सेकंड वाले ने, जो सेकंड वाला जो डिसीजन ट्री गियर बॉक्स दिख रहा है उसने भी 1 प्रेडिक्ट किया। थर्ड वाले ने जो ब्लू में हाईलाइट कर रखा है 2 प्रेडिक्ट किया। और थर्ड वाले ने क्या है, जो आपको थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है, उसने जो है 1 प्रेडिक्ट किया। तो इसमें मेरे को बताएगा मेजोरिटी क्या है, बताएगा मेजोरिटी क्या है इनमें। डिसीजन जो है 2 बार 3 बार 1 है और 1 बार 2 है, तो मेजोरिटी डिसीजन कौन सा है? मेजोरिटी डिसीजन कौन सा है इनमें? 1 है ना। ठीक है, तो हमारा जो, आवाज नहीं आ रही है आपकी, जो भी बोल रहा है अभी उसकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। तो 1 है तो हम ये मेजोरिटी डिसीजन जो है हमारा 1 ले लेंगे। ये क्लासिफिकेशन किया है उसने। तो इसने बोला कि आपने जो रिकॉर्ड दिया था नया टेस्ट रिकॉर्ड वो 1 था, दूसरे ने बोला 1 था, तीसरे ने बोला है 2 था, और चौथे ने बोला है 1 था। तो मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी जो है 1 है, तो मेजोरिटी का डिसीजन ले लें। अगर यही रिग्रेशन प्रॉब्लम होता, यही रिग्रेशन प्रॉब्लम होता तो 4 आर स्क्वायर वैल्यू मिलती है हमारे को, एक 0.8, एक 0.9, एक दूसरी 0.85 और तीसरी भी 0.9। तो हम सबका एवरेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा तो हम जो है एवरेज कर लेंगे, चारों चारों पांचों जितने भी डिसीजन ट्री बनाए सबकी, सबका आर स्क्वायर का एवरेज कर लेंगे। और जब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा तो मेजोरिटी लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये तो वैसा ही है जैसे आप मतलब जो मतलब अपने इंडिया के जो चुनाव होते हैं उसमें विधायक या सांसद चुनते हो ना, लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य जिसे चुनते हो, 50% से ज्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो संसद में चला जाता है। तो यही यही एक्जैक्टली सेम तरीका है। मैं 10 डिसीजन ट्री बनाता हूँ, 7 ने बोला 1 और 3 ने बोला 2, तो मेजोरिटी 1 की है तो डिसीजन हो गया 1। ये डिसीजन ट्री में हो गया। मैंने 10 डिसीजन ट्री बनाया रिग्रेशन प्रॉब्लम में, तो मेरे पास 10 आर स्क्वायर आएगी, 10 आर स्क्वायर आएगी, राइट, 10 आर स्क्वायर आएगी। तो मैं 10 का एवरेज कर लूंगा, 10 को जोड़ के 10 से डिवाइड कर दूंगा। आर स्क्वायर की जो 10 वैल्यू अलग अलग आएगी, मैं 10 को जोड़ के अलग से डिवाइड कर दूंगा, तो वो बोल दूंगा कि मेरे एंसेंबल का मेथड। तो आपको एंसेंबल का मेथड है, एंसेंबल का मतलब समझ में आया? एंसेंबल का मतलब बहुत सारे डिसीजन ट्री का जो कलेक्शन है, बहुत सारे डिसीजन ट्री का कलेक्शन या जमाव, बहुत सारे डिसीजन ट्री का कलेक्शन या जमाव, उससे डिसीजन करते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसको जो है ना बहुत कुछ बोलते हैं विजडम ऑफ क्राउड। विजडम ऑफ क्राउड मतलब, विजडम ऑफ क्राउड मतलब, अब मैं इसको हिंदी में कैसे बोलूंगा, मतलब जैसे भीड़ की बुद्धिमानी होती है ना, बोलते हैं कि एक आदमी हाँ बोले उससे 100 आदमी हाँ बोले वो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा होता है कि नहीं? अगर मैं हाँ बोलता हूं तो लोग कम मानेंगे, पर 100 लोग बोलते हैं हाँ तो लोग मानेंगे हाँ बराबर है, सही बोल रहा है। तो इसको विजडम ऑफ क्राउड भी बोलते हैं कई बार। तो अब ये देखिए थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि ये बेगिंग मेथड किस तरह से काम करती है। सबसे पहले क्या होता है, आप ये राइट का फिगर देखिए, थोड़ा राइट का फिगर देखिए, ये आप जो बना हुआ है डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ है। और आप सबसे पहले देखिए ऑब्जर्वेशन से, सबके टॉप पे रूट नोड पे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है, ओरिजिनल डेटा सेट है, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा सेट में माना हमारे पास 100 रिकॉर्ड है, मतलब 100 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो 100 रिकॉर्ड को 100 ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, तो हम बोलते हैं 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास।
हमने क्या किया, रिकॉर्ड एक पहला रिकॉर्ड जो है वो हमने बना लिया 50 का हमने ट्रेनिंग सबसेट 1 बना लिया, 50 रिकॉर्ड्स का, 30 रिकॉर्ड्स का ट्रेनिंग सबसेट 2 बना लिया, और 20 रिकॉर्ड्स का है सबसेट 3 बना लिया। ठीक है, तो ये 3 सबसेट बना लिए हमने रैंडमली चूज करके। एक में रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी जो है वो रैंडम है, एक में 50 है, एक में 30 है, एक में 20 है, ये हमने चूज कर लिया। और तीनों पे जो है, ये 3 जो है हमने डिसीजन ट्री बना दिए। तीनों पे 3 डिसीजन ट्री आपको जो दिख रहे हैं, ट्री 1, ट्री 2 और ट्री एम। अभी आप मानिए ये एम बोल रहे हैं, अपन 3 ही मानते हैं, ट्री 1, ट्री 2 और ट्री एम, ये 3 ट्री बना दिए हमने। तीनों डाटा सेट पे एक एक ट्री बना दी। एक का फोरकास्ट जो है वो फोरकास्ट 1, फोरकास्ट 2 और फोरकास्ट एम, ये फोरकास्ट आ गया तीनों के। तो अगर ये क्लासिकल प्रॉब्लम है, क्लासिकल क्लासिफिकेशन टास्क है, तो जो मेजॉरिटी है वो डिसीजन ले लेंगे। और यही अगर रिग्रेशन टास्क है, रिग्रेशन टास्क जो है, तो हमें तीनों का फोरकास्ट 1, फोरकास्ट 2 मतलब आर स्क्वायर ऑफ 1, आर स्क्वायर ऑफ 2 और आर स्क्वायर ऑफ जो 3 है, इन तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे। दैट्स हाउ इट इज। रिग्रेशन में हम एवरेज लेंगे और क्लासिफिकेशन में मेजॉरिटी लेंगे। तो कैसे करते हैं, ये बार और बताता हूं आपको। जो आपका डेटा सेट है, डेटा सेट और बड़ा सुपर सेट है, डेटा सेट आपका सुपर सेट रहेगा, बड़ा रहेगा, उसमें आप 3 छोटे छोटे डेटा सेट रेंडमली पिक करके बना लेंगे। उसके बाद आप उसमें 3 डिसीजन ट्री अलग अलग बनाएंगे। आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो तीनों में से जो मेजॉरिटी डिसीजन है वो ले लेंगे, और जो आपका रिग्रेशन है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो तीनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये जो मैंने 3 बोला, तो ये 3 ना करते हुए 3 कभी भी नहीं बनाते, हम हमेशा बहुत ज्यादा बनाते हैं। कभी बनाते हैं 50 उसको 50 सब डाटा सेट को 50 सबसेट में डिवाइड कर लेते हैं, 100 में कर लेते हैं, कभी कभी 1000 में भी कर लेते हैं। तो हर एक डाटा सेट के ऊपर एक ट्री बनाते हैं। 1000 डाटा सेट में जैसे डिवाइड कर लिया एक बड़े डाटा सेट को, जैसा कि किसी डाटा सेट में 10 लाख रोज या 1 मिलियन रोज है, उसको हमने 1000 डेटा सेट में डिवाइड कर दिया। 1000 डेटा सेट, 1000 डेटा सेट में हमने बना लिए 1000 ट्रीज बना लिए, 1000 डिसीजन ट्री बना लिए अलग अलग, है ना। 10,000 डिसीजन ट्री बना लिए, और उनका अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो उनका मेजॉरिटी निकाल लिया कि मेजॉरिटी का वोट क्या है, मेजॉरिटी डिसीजन क्या है। और अगर रिग्रेशन है तो उसका जो है, रिग्रेशन है तो एवरेज निकाल लिया आर स्क्वायर का सबका। ठीक है। अब मैं इसमें कुछ और आगे बढ़ूं, इसके पहले मैं आपको मतलब 1 मिनट का ब्रेक देना चाहूंगा, अगर यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सर डिसीजन ट्री तो इंफॉर्मेशन मैक्सिमम गेन के ऊपर बनता है, तो सर हर बार एक जैसा बनेगा ना? हर बार एक जैसा नहीं बनेगा, डेटा सेट अलग अलग है ना भाई। डाटा सेट अलग अलग हो गया ना आपका। आपने जो आपका बड़ा डेटा सेट था ऑब्जर्वेशंस का, उसको आपने 3 डाटा सेट में डिवाइड कर दिया, तो तीनों का डिसीजन ट्री अलग अलग नहीं बनेगा। अच्छा। तीन तो अलग सर अलग है, तीनों में रैंडम, एक में 50 रोज है, एक में 30 रोज है, एक में 20 रोज है, तो तीनों का रैंडम ट्री अलग अलग बनेगा ना बेटा। हाँ सर, तो फिर अपना ऑब्जर्वेशन भी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो वही है ना, आपका ऑब्जर्वेशन में रैंडमली सिलेक्ट किया है आपने, रैंडमली सिलेक्ट किया, तो उसमें रिकॉर्ड भी अलग अलग है, और वो एक ही चीज से रिलेटेड है ना भाई। अगर अगर रेन का प्रेडिक्शन है तो सारे रेन से रिलेटेड है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रेन प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो सारे जो रिकॉर्ड है वेदर के, वो सारे ऑस्ट्रेलिया में रेन से रिलेटेड है, तो रिलेटेड रिकॉर्ड मतलब इंडिपेंडेंटली सारे, ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, बट दे आर अबाउट द सेम सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक के ऊपर है। तो सर इससे अपन को आंसर एक्यूरेट मिलने के चांसेस है? नहीं, एक से हमको नहीं मिलता है, तभी तो हम एंसेंबल बनाते हैं। ठीक सर। तो जितने डाटा सेट बनाएंगे उतने आपके रैंडम फॉरेस्ट, उतने जो है आपके ट्रीज बन जाएंगे। तो ट्री में से हम मेजोरिटी ले लेंगे, कुछ बोलेंगे यस, कुछ बोलेंगे नो, कोई बोलेगा कल रेन होगी, कोई कुछ डाटा सेट बोलेंगे रेन नहीं होगी। तो जो उनका मेजोरिटी यस बोलता है तो यस ले लेंगे, मेजोरिटी नो बोलता है तो नो ले लेंगे। ओके। यह है समझ में आपके नियम। आया सर। और किसी को नवे आपको? ये सर आ गया। ठीक है ना। तो ये सिंपल था। तो इसमें मतलब एक चीज होती है, ये मैं नहीं, सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जो राइट हैंड साइड में जो 4 बुलेट पॉइंट बने हुए हैं ना, उसमें लास्ट वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। ओवरऑल द बेकिंग मॉडल यूजुअली ऑफर्स बेटर रिजल्ट देन ए सिंगल मॉडल। सिंगल मॉडल गलतियां कर सकता है, सिंगल मॉडल ओवरफिट हो सकता है, सिंगल मॉडल का बायस ज्यादा हो सकता है,
पर जब हम उसके ऊपर एन डाटा सेट बना देंगे, एन ट्रीज बना देंगे, वो डाटा सेट के ऊपर अलग अलग एन डाटा, वो डाटा सेट को एन डाटा सेट में डिवाइड करके एन ट्री बनाएंगे, तो जो कलेक्टिव डिसीजन आएगा वो वन ट्री से ऑलवेज बेटर होगा। इट इज आवर ऑब्जर्वेशन कि जो एंड एन एन जो ट्रीज बनेंगे उसका जो कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन आएगा या मेजॉरिटी ऑब्जर्वेशन आएगा या मेजॉरिटी का जो आर स्क्वायर आएगा वो एक सिंगल ट्री से बेटर होगा। ये हम जानते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक डिसएडवांटेज है कि भाई आपने 1000 रैंडम, आप एक रैंडम आप एक डिसीजन ट्री बना रहे थे, अभी आप 1000 बना रहे हो, तो आपका कंप्यूटेशन टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपका कंप्यूटेशन टाइम बढ़ गया है ना, तो बढ़ जाता है कंप्यूटेशन टाइम। अब जो है इसमें एक चीज सीखने की होती है कि एक चीज, थर्ड वाला पढ़ रहा हूं, देखिए बुलेट पॉइंट, थर्ड वाला बुलेट पॉइंट, बेस मॉडल, किस तरह के मॉडल हमको चाहिए रहते हैं। बेस मॉडल मतलब हर एक को हम बेस मॉडल बोलते हैं, हर एक को बेस मॉडल बोलते हैं, हर एक को है ना, हम जो हर एक डिसीजन ट्री होता है उसको बेस मॉडल बोलते हैं। बेस मॉडल विद लो बायस, बायस और वेरिएंस हमने पढ़ा था। लो बायस मतलब लो बायस एंड हाई वेरिएंस आर वेल सुटेड फॉर बेगिंग। तो हमको किस तरह के चाहिए डिसीजन ट्री, जो बनते हैं इंडिविजुअल डिसीजन ट्री जिसमें बायस कम हो और वेरिएंस ज्यादा हो, ठीक है ना। तो बायस कम होना चाहिए, वेरिएंस ज्यादा होना चाहिए। और ये एक और चीज ध्यान रखने की कि ये हर एक जो डिसीजन ट्री बनता है ये परफेक्ट नहीं होता है, ये सभी वीक लर्नर होते हैं, वीक लर्नर होते हैं, मतलब ये थोड़े, मतलब इतने परफेक्ट और उससे लड़ने को भेज दिया, तो हो सकता है कि वो जो 20 दुबले पतले आदमी है वो मिला के वो पहलवान को हरा दे, राइट। तो यही प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करते हैं कि जो है 20 दुबले पतले पहलवान लेके आते हैं और सबको इकट्ठा एक ही आदमी से लड़ने का बोलते हैं, एक ही डिसीजन करने का बोलते हैं सबको, एक ही डाटा सेट के ऊपर। मतलब एक ही डाटा सेट में अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड रहता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको 20 आदमी को एक ही आदमी से लड़ने को बोलते हैं, तो जीतना ही जीतना है 20 आदमियों ने। यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। और ये ध्यान रखिए कि हमको किस तरह के वीक चाहिए रहते हैं कि लो बायस, जिसका बायस लो और वेरिएंस ज्यादा हो। तो अगर आप बायस वेरिएंस अगर आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आपको पीछे के लेक्चर देखना पड़ेंगे, या तो जो है आपको एक बार वेब सर्च करना पड़ेगा कि बायस और वेरिएंस क्या होता है। तो लो बायस और हाई वेरिएंस वाले ट्री जो है हमको चाहिए रहते हैं। अब देखिए बायस कैसे ओवरकम होती है। ये जो है, ये जैसे मतलब बायस वाला, जब बायस कम होगी और वेरिएंस ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, ये दैट विल बी, मतलब बायस कम होगी मत और वेरिएंस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके जो इंडिविजुअल ट्री बन रहे हैं वो दे आर टुवर्ड्स ओवरफिटिंग। ओवरफिट तो नहीं हो रहे हैं बट दे आर टुवर्ड्स ओवरफिटिंग। तो ओवरफिट क्यों होंगे ये? आपके पास 100 रिकॉर्ड थे पहले, 100 रिकॉर्ड को आपने 3 डेटा सेट में डिवाइड कर दिया, 50, 30 और 20 ऐसे रिकॉर्ड्स को। तो आपके नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स एक डिसीजन ट्री को अवेलेबल है वो कम हो जाता है। अगर आप एक पे ही बनाते हैं तो 100 रिकॉर्ड रहते हैं, पर आप 3 अलग अलग पे बना रहे हो, एक में 50 रिकॉर्ड है, एक में 30 है, एक में 20 है, तो है ना डिसीजन ट्री उसमें ओवरफिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। जितने आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड कम हो उतना जो है ओवरफिटिंग, हर मशीन लर्निंग मॉडल में ट्रू है। जब आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम होते हैं तो ओवरफिटिंग का खतरा बढ़ जाता है ना। हर 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 मशीन लर्निंग के लिए ट्रू है, डीप लर्निंग में ट्रू है, या आपके लीनियर रिग्रेशन में ट्रू है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ट्रू है। अगर आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होती जाएगी, तो आपका मॉडल जो है ओवरफिट होने का खतरा बढ़ता जाएगा। ये हर 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 तरह के मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ट्रू है, तो ये डिसीजन ट्री के लिए भी ट्रू है। तो आपने क्या किया, एक डाटा सेट में आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन थे, आपने कर दिया, 3 में डिवाइड कर दिए, एक में 50 है, एक में 30 है, एक में 20 है, तो जो है तीनों वो ट्री जो है उनका ओवरफिट होने का जो है खतरा बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह के मॉडल पे हम काम करते हैं। अब ये राइट वाला देखिए फिगर है, जिगजैग जो आपको कर्व दिख रही है लाल और जो दूसरे कलर की, तो जिगजैग नहीं है, तो ये दूसरे पर्पस के लिए बनाई गई है। एक्चुअली इसने क्या किया है, ये किसी दूसरे पर्पस के लिए बनाई गई है। तो इसने किस पर्पस के लिए बनाई है उसमें मत जाइए, मैं आपको इससे क्या समझाना चाहता हूँ वो देखिए। आप ये अज्यूम कीजिए कि ये जो है ऑब्जर्वेशंस बनी हुई है, जो एक्स एक्सिस है उस पर ऑब्जर्वेशन है,
ये आप माइनस पे मत जाइए, मेरे को दूसरा ग्राफ मिला नहीं इसलिए मेरे को ये लेना पड़ा था। तो पहला जो है ऑब्जर्वेशन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे ऑब्जर्वेशन बनी हुई है। और जो है उसका जो है हम एरर जो है हम प्लॉट कर रहे हैं मतलब एरर जो है हम प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। ये डेंसिटी पे मत जाइए, मान लीजिए एरर है 0.1 एरर है, 0.2 एरर है। तो ऑब्जर्वेशन 1 पे बनाने में जो है हमने एक्चुअल माइनस प्रेडिक्ट किया, ऑब्जर्वेशन 1 को एक्चुअल माइनस प्रेडिक्ट किया तो 0.1 का एरर आया। ऑब्जर्वेशन 2 पे एक्चुअल माइनस प्रेडिक्ट किया, 0.2 का एरर आया। तो ऐसे हमने एरर प्लॉट की। तो मैं आपको बताता हूँ हमने क्या 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 एग्जैक्टली ग्राफ प्लॉट किया है। ये क्यों नहीं ले रहा है, स्केप क्यों नहीं ले रहा है? हाँ, तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता था कि इस पे आप एक्स एक्सिस पे मान लीजिए, एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वेशन मतलब वीएटी है, ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3 अप टू n, ऐसी n ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, n ऑब्जर्वेशन है, n y एक्सिस के ऊपर आपकी जो है एरर है। एरर मतलब क्या, y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड, ये होती है ना एरर। ये एरर प्लॉट किया, ये एरर प्लॉट की। तो ये एरर मानिए क्या है, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से एरर प्लॉट है ना। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और वाई एक्सिस पे जो 0.1, 0.2 दिख रहा है ये एरर मानिए। ठीक है ना। तो अगर आप इनको प्लॉट करेंगे तो आपका वेरिएंस अगर ज्यादा होगा तो ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन जो है आपकी एरर भी बहुत वेरी होगी। जैसे इस तरह से जो कर्व बन रही है, तो ये कर्व में आपकी जैसे वेरिएंस आ रहा है, बहुत ज्यादा वेरी हो रही है ना, कर्व बहुत ज्यादा जिगजैग हो रही है। तो जब आपका वेरिएंस ज्यादा होगा तो इस तरह की जिगजैग कर्व बनेगी आपकी हर ऑब्जर्वेशन पे, मतलब अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशन के लिए। जब अलग अलग ट्री का आप बनाएंगे, एक ट्री के पहले एक ट्री की एक कर्व प्लॉट करेंगे, दूसरे ट्री की दूसरी कर्व प्लॉट करेंगे, तीसरे ट्री की तीसरी कर्व प्लॉट करेंगे, तो ये 3-4 कर्व है ना ये। तो ये इस तरह का आपको वेरिएंस बहुत ज्यादा मिलेगा। पर आप देखिए कि जब आप इनका मीन निकालेंगे कर्व का, तो ये जैसे ब्लू लाइन जो है कि इनका मीन है, तो ये मीन जो है आप एंसेंबल में मीन निकाल रहे हैं, तो मीन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, तो वेरिएंस कम हो जाएगा। देखिए मीन निकाल रहे हैं तो काफी जो है स्मूथ कर्व बनी है, तो आपका वेरिएंस कम हो गया। और इसका जो बेस मॉडल का जो बेस सी बेगिंग स्मूथन आउट द वेरिएंस ऑफ डिफरेंट मॉडल्स व्हाइल मेंटेनिंग द बायस मीन। मतलब जो वेरिएशन जो आया था कर्व में वो तो स्मूथ हो जाएगा। ये आप बहुत सारी कर्व का अगर समेशन करेंगे, तो अगर आपने कभी वाइब्रेशन पढ़ा होगा या इस तरह का फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह पढ़ा होगा अगर आपने, तो बहुत सारे रैंडम वेरी कर्व का जब हम समेशन करते हैं तो ये स्मूथ कर्व आ जाती है। ठीक है ना। तो कैसे है अभी ये जो है अलग अलग मॉडल की आपकी अलग अलग बहुत ज्यादा वेरिएंस, आपका उसका मीन निकाल लेंगे तो आपको मीन कर्व जो है ब्लू वाली कर्व आ जाएगी। तो ब्लू वाली कर्व में क्या होगा कि वेरिएंस तो कम हो जाएगा, ये सारे जो सारी अलग अलग मॉडल का वेरिएंस है वो तो कम हो जाएगा, पर बायस का जो मीन है वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो बायस का मीन जो है वो मेंटेन रहता है और अलग अलग इंडिविजुअल मॉडल का जो वेरिएंस होता है वो स्मूदन आउट हो जाता है, मतलब वो एवरेज हो जाता है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ किसी को नीमा, यस सर। यहाँ प्रॉब्लम है आपको? नो सर। ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल जो वेरिएंस वाली मॉडल कर्व है क्या है, नीमा वेरिएंस वाली मॉडल जो हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं क्या है? ये अलग अलग मॉडल की एरर कर्व है, अलग अलग मॉडल की, मॉडल 1 की एरर कर्व, मॉडल 2 की एरर कर्व, मॉडल 4 की एरर कर्व। तो ये अलग अलग मॉडल की एरर कर्व है। एक्स एक्सिस पे जो है ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4 और वाई एक्सिस पे एरर है। ठीक है।
तो ये आपकी जब इनका एवरेज लेंगे आप तो ये ब्लू कर्व मिल जाएगी आपको। तो यही एनसेम्बल का प्रिंसिपल है कि जो वेरिएंस जो है कम कर देता है, पर जो मीन बेस है आपका, बेस मीन जो आपका जो मीन बायस है वो मेंटेन रहता है, मीन बायस मेंटेन रहता है, मीन बायस मेंटेन रहता है, पर आपका वेरिएंस जो है ये कम कर देता है। आगे चलते हैं। अगर आप, मैंने आपको ये अभी तक जो मैं समझा रहा था आपको, मैं समझा रहा था कि मतलब थोड़ा बेगिंग के बारे में बताया, और थोड़ा मैंने आपको बेगिंग बताया, और थोड़ा मैंने आपको एंसेम्बल मेथड बताई। तो एंसेम्बल मेथड जो होती है ये जनरलाइज चीज है। एंसेम्बल मेथड जो है ये जनरलाइज कंसेप्ट है। बेगिंग जो है उसका एक स्पेशल केस है। तो बेगिंग में हम क्या कर रहे हैं, बेगिंग में हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक सेट लेते हैं, उसका ट्रेनिंग अलग अलग, उसको अलग अलग छोटे छोटे ट्रेनिंग सेट में डिवाइड करते हैं, उस पर अलग अलग डिसीजन ट्री बनाते हैं, और उसका मेजॉरिटी का डिसीजन लेते हैं अगर क्लासिफिकेशन हो, और एवरेज आउट कर देते हैं अगर रिग्रेशन हो। तो दिस इज बेगिंग। तो बेगिंग में क्या होता है कि जो अलग अलग मॉडल जो है दे टेंड टू ओवरफिट, क्योंकि डेटा कम हो जाता है उनको, दे टेंड टू ओवरफिट अलग अलग मॉडल का जो होता है। तो जो बेगिंग का जब हम एवरेज लेते हैं खूब सारे मॉडल्स का, जब बहुत सारे मॉडल का हम एवरेज लेते हैं या मेजॉरिटी लेते हैं, तो जो है ये वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस कम हो जाता है, और आपको जो है वेरिएंस जो है उसका एवरेज आउट हो जाता है, कम हो जाता है, और उसका जो मीन बायस है वो बना रहता है। तो ये बेगिंग का प्रिंसिपल है। अब मैं आपको इसमें बेगिंग में एक और चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, ये आप मिडिल का फिगर देखिए, आप मिडिल का फिगर देखिए, आप मिडिल का जो है वो फिगर देखिए अभी आप, जो मिडिल में जो प्लॉट बना हुआ है, जो जिसमें कलर्ड नंबर लिखे हुए हैं, ये देखिए। तो ये सबसे पहले जो है ऊपर लिखा हुआ है डेटा सेट। तो ये सबसे पहला बॉक्स जो है, हमारा पहला बॉक्स जो टॉप पे है वो डेटा सेट है, ठीक है ना। अब इसमें m फीचर्स है, m नंबर ऑफ फीचर्स है, इट कंटेन्स m नंबर ऑफ फीचर्स। तो उसमें से हमने क्या किया कि एक सबसेट निकाला, एक सबसेट निकाला जिसमें पूरे के पूरे m फीचर नहीं है, उसमें जो है m फीचर से कम है, सब m/3 m/4 नंबर ऑफ फीचर से वो निकाला, और जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी कम है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी अगर इसमें अगर n है तो इसमें n/5 n/6 इस तरह के रिकॉर्ड होंगे। फिर दूसरा डेटा सेट निकाला, रैंडम डेटा सेट निकाला, पहला भी रैंडम था, दूसरा रैंडम निकाला। तो उसमें भी हमने जो है फीचर का सिलेक्शन जो है वो रैंडम ही किया, फीचर का सिलेक्शन जो है रैंडम ही किया हम लोगों ने, ठीक है ना। मतलब इसमें अगर m फीचर्स थे तो इसमें जरूरी नहीं है कि सेकंड वाला में m से कम लेंगे। थर्ड वाला भी हमने ऐसा रैंडम सेट निकाला, तो उसमें जो है नंबर ऑफ फीचर भी कम हो गए और नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी कम हो गए। तो इस तरह से हम जो है रैंडम फॉरेस्ट में क्या करते हैं कि मतलब एक बड़े डेटा सेट से मल्टीपल डेटा सेट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे डेटा सेट बना लेते हैं। और हर एक डेटा सेट का फीचर क्या होता है, हर एक डेटा सेट का फीचर ये होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ फीचर, हर एक डेटा सेट में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो भी मेन वेरिएबल से कम होते हैं, और हर एक डेटा सेट में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेन वेरिएबल से कम होते हैं, ठीक है। ये इज इट ओके अनूप विथ यू? सर हाँ सर नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर कम रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? नंबर ऑफ रोज अगर कम रहे तो भले काम चल सकता है। हाँ, पर आपने अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा है। तो हम ये वीक लर्नर ही बना रहे हैं, हम लोग सब पे वीक लर्नर ही बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फीचर हमने कम कर दिए, हर एक में अलग अलग तरह के फीचर है हर एक डेटा सेट में, तो हर एक में स्प्लिट अलग अलग होगा, और डिसीजन जो है वो अलग, जो डिसीजन जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया पे होगा। किसी में 3 फीचर होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 10 होंगे, अगर ठीक है ना। वेरिएबल कम रहेंगे तो सर अपना आंसर भी सर बहुत ज्यादा वेरी करेगा हाँ, ना। तो आंसर जो एग्जैक्ट नहीं अपन होगा ना, आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं हो, तो इसीलिए तो हम इसको वीक लर्नर बोल रहे हैं, सर इसीलिए हम इसको ऐसे तो वीक अपन लर्नर बोल रहे हैं। मेन अपना मेन टारगेट से अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं, इसलिए वीक लर्नर है, पर ये फिर भी जो है आंसर देगा आपको, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी से आंसर देगा यार, क्योंकि आपका टारगेट वेरिएबल सेम है और सब फीचर का आप सबसेट ले रहे हैं। जैसे आपका जो लीनियर रिग्रेशन करते हैं ना, लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन में अगर आपके 5 वेरिएबल लेके आर स्क्वायर अगर आपका 0.9 आता है, तो वही अगर आप 2 वेरिएबल लेके तब भी आपका आर स्क्वायर निकलेगा। आपका हो सकता है 0.9 ना आके 0.6 आए, आपका आर स्क्वायर कम हो जाता है ना। पांच फीचर जो आपने लिए थे तो माना आपका आर स्क्वायर 0.9 आया, आपने 2 फीचर लिए तो आपको फिर भी आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, वो 0.6 मिलेगी, राइट। तो डिसीजन ट्री में तो भी फिर ऐसा ही है ना कि आपने सब फीचर लिए
तो आपको एक एक्यूरेसी मिलेगी, एक्यूरेसी एक्स मिलेगी, और आपने फीचर नंबर ऑफ फीचर थे उसमें से सबसेट ले लिया तो एक्यूरेसी वाई हो जाएगी। पर आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि ऐसे हजारों ट्री बना रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे जो हैं अलग अलग के हजारों ट्री बना रहे हैं, तो है ना किसी न किसी आपके जो फीचर है वो कुछ ना कुछ में रिपीट हो ही जाएंगे, मल्टीपल टाइम अलग अलग डेटा सेट में रिपीट हो ही जाएंगे, क्योंकि आप रैंडमली चूज कर रहे हो, ठीक है ना। आप और जब आप उनका एवरेज निकालोगे तो एवरेज जो है वो आपका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा। यह है समझ में आपके? ओके सर। क्योंकि हम हजारों ट्री बना रहे हैं, हम हजारों ट्री बना रहे हैं, 500 600 1000 इतने ट्री बना रहे हैं, और हर एक में रैंडम सबसे टॉप फीचर ले रहे हैं, रैंडम सबसे टॉप फीचर ले रहे हैं। तो जैसे फीचर 1 1 है तो फीचर 1 1 हो सकता है 600 में से 25 में रिपीट हो गया, है ना। तो इस तरह से जब अलग अलग का एवरेज लेंगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बेगिंग। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, हाँ जब ये बैगिंग करते हैं, लाइक मुझे सिर्फ हाँ ये एक एफिशिएंसी मेजर दिख रहा है, क्योंकि अगर हजारों जैसे रैंडम फॉरेस्ट छोड़कर अगर हम सिर्फ बैगिंग देखेंगे, तो अगर हमने जैसे रिग्रेशन मॉडल के सारे बैगिंग बना लिए तो हमें दूसरे आर हाँ स्क्वायर मिलेंगे सब में, जैसे 10 आर स्क्वायर या 20 आर स्क्वायर मिल जाएंगे, हाँ और उसका एवरेज लेंगे तो हमें एक एवरेज आर स्क्वायर मिलेगा जो बस हमें बताएगा कि हमारी मॉडल की एफिशिएंसी कितनी है, सारे मतलब सारे मॉडल को मिलाकर, सारे डेटा सेट को राइट मिलाकर। राइट, बराबर बोल रहे हो। हाँ तो ये बस एक एफिशिएंसी मेजर है, लेकिन बैगिंग डिक्लेयर हुआ है कि ये बैगिंग एक्चुअली हमारे एल्गोरिदम इटसेल्फ को और एफिशिएंट बना सकता है, तो ये कैसे हो रहा है? यार, ये ओवर एफिशिएंट इसलिए बनाता है क्योंकि आपका रैंडम सेट ऑफ फीचर है। सबसे पहले बात, एक तो आपकी रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई क्योंकि आपने फीचर और नंबर ऑफ जो आपके वेरिएबल या फीचर जिसको हम बोलते हैं उसको रैंडमली सिलेक्ट किया, और आपके रिकॉर्ड भी जो है वो रैंडमली सिलेक्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको सैकड़ों बार रिपीट किया। तो जब सैकड़ों बार हमने इसको रिपीट किया तो वो बहुत बहुत रिपीटेशन बहुत हो जाता है अलग अलग मॉडल। और जब उनको एवरेज हम ले तो एक का एक्यूरेसी जो है 90% आएगा, एक का 80 आएगा, एक का 70 आएगा, दूसरे का हो सकता है 95 आए, तीसरे का हो सकता है 99 आए। ऐसे जब आप एवरेज आउट करोगे तो आपको उसका रियल एक्यूरेसी मिल जाएगा। किसी का एक्यूरेसी कम आएगा, किसी का ज्यादा आएगा। आप एवरेज आउट करोगे तो आप जो रियल नंबर है उसके आसपास पहुंच जाओगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बेगिंग और रैंडम फॉरेस्ट, राइट। और हाँ आप जो लेकिन बोल रहे हो ना, ये लीनियर रिग्रेशन में अलग अलग लीनियर रिग्रेशन का जब हम एंसेंबल बनाते हैं तो एंसेंबल सिर्फ डिसीजन ट्री का ही नहीं बनता है, डिसीजन ट्री है लीनियर रिग्रेशन का भी बनता है, ऐसे एंसेंबल बनाते हैं। और कई बार क्या होता है कि डिसीजन ट्री में अगर 3 मॉडल है या 4 मॉडल लेने तो हो सकता है एक डिसीजन ट्री हो, और एक जो है लीनियर रिग्रेशन हो, और एक एक्जीबूस रिग्रेशन हो, एक रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन हो, चारों ही अलग अलग मॉडल हो, और उसका एंसेंबल बना रहे हो आप, और उसके कलेक्टिव रिजल्ट ले रहे हो आप, ये भी करता है। तो अभी अपन जो है एंसेंबल सीख रहे हैं वो डिसीजन ट्री का सीख रहे हैं, पर एंसेंबल ऑफ लीनियर रिग्रेशन भी होता है, एंसेंबल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हो सकता है। तो सर एंसेंबल इज तो अ ये जनरलाइज कांसेप्ट। सर तो ये जो ensemble हम ले रहे हैं, ये हाँ ensemble ऑफ ये सारे चीजें लेकर हमें क्या प्रिडिक्शन का भी ensemble मिलेगा? जैसे अगर ये एक चीज प्रिडिक्ट हाँ, तो कर रहा वही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एंसेंबल के आपके एंसेंबल में 10 डिसीजन ट्री है, 10 डिसीजन ट्री में से 10 में से जो है 7 का डिसीजन है वो यस है कि खेलेगा ये आदमी, खेलेगा नहीं खेलेगा वाला अपना डेटा सेट था ना, टेनिस खेलेगा कि नहीं खेलेगा। हम्म। तो 10 में से 7 बोलते हैं खेलेगा और 3 बोलते हैं नहीं खेलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा, तो हम मेजोरिटी ले लेंगे। मेजोरिटी बोल रही खेलेगा, मतलब हमारा जो है एंसेंबल या रैंडम फॉरेस्ट का जो रिजल्ट है वो खेलेगा, ही विल प्ले, ऐसे लेते हैं। और और अगर आपके 10 एंसेंबल आपके रिग्रेशन के बने, 10 एंसेंबल में 10 डिसीजन ट्री रिग्रेशन के हैं, तो जैसे आप मीन बोल रहे थे लगेगा। 10 आर स्क्वायर आ गए, तो हम 10 आर स्क्वायर का एवरेज निकाल लेंगे। तो मेनली ensemble आर स्क्वायर के लिए यूज नहीं होता, मेनली न्यूमेरिक वैल्यू जब प्रिडिक्ट करते हैं रिग्रेशन के साथ, लिनियर रिग्रेशन के साथ, तो उस प्रिडिक्टेड वैल्यू को हम उसका ensemble लेकर उसका एवरेज ले लेते हैं, उसका मीन अरे लेते भाई, मॉडल कौन सा लेना है आपके? आपके जो प्रेडिक्टेड वैल्यू तो आप ले रहे हैं वो ठीक है, आप ले लो, चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपसे कोई प्रेडिक्टेड वैल्यू एक थोड़ी पूछ रहा है, आपसे तो 50 बार पूछा जाएगा कि प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाल के दो, तो आप हर बार खुद थोड़ी निकाल के दोगे, आपको मॉडल देना है। तो हैं। मॉडल क्या हाँ हाँ। करोगे आप? तो आपको एक एंसेंबल मॉडल देना पड़ेगा ना उसको, जिससे वो खुद ही निकाल ले प्रेडिक्टेड वैल्यू।
सर तो ये मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये जो ensemble मॉडल रहेगा वो प्रिडिक्टेड वैल्यू का ensemble लेगा ना? हाँ, प्रेडिक्टेड वैल्यू का एंसेंबल है, राइट। ये आर स्क्वायर, और अगर तुमको मॉडल की एक्यूरेसी का एंसेंबल चाहिए तो वो भी ले सकते हो। हम्म। तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर आप जो है मॉडल की एक्यूरेसी का एंसेंबल लेना वो भी ले सकते हो ना, जैसे आर स्क्वायर का मैंने बताया। पर अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन है, और उसमें कांग्रेस खड़ी है और बीजेपी खड़ी है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, है ना। तो अगर उनसे पूछा जाए आपसे कि इसमें बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, इसमें किसी को मॉडल की वजह से कोई मतलब नहीं है, इसमें किसी को सिर्फ लोगों को मतलब है तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है, बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, मेजोरिटी का डिसीजन लेके बता देंगे कि हमारे हमारे मॉडल के हिसाब से 7 में बीजेपी आया, 3 में कांग्रेस आया तो बीजेपी जीतेगी। तब हम जो है प्रेडिक्शन का एंसेंबल लेंगे। पर अगर हमको मॉडल एक्यूरेसी का एंसेंबल निकालना है कि ओवरऑल इस डाटा सेट के ऊपर जब हम लीनियर रिग्रेशन बनाते हैं तो उसका एक्यूरेसी क्या रहता है, तो हम आर स्क्वायर का एंसेंबल लेंगे। ठीक है। और ये एंसेंबल में आपको शायद से इतनी तरह समझा नहीं पा रहा हूं, पर अगर आप देखिए आपके पास 100 फीचर है, 100 फीचर के ऊपर आपने 100 डिसीजन ट्री बना दिया, अलग अलग फीचर लेके और अलग अलग रिकॉर्ड लेके। आपने रैंडम रिकॉर्ड सबसेट ऑफ रिकॉर्ड लिया, सबसेट ऑफ रिकॉर्ड लिया और सबसेट ऑफ फीचर लिए, ऐसे आपने 1000 ट्री बना दिए। तो आपके जो 100 फीचर है वो 1000 में तो बहुत बार अलग कॉम्बिनेशन रिपीट होगा ना। हाँ सर। तो आपके हर जो मॉडल है, हर जो डिसीजन ट्री है वो रैंडमनेस है उसके अंदर, क्योंकि उसमें फीचर रैंडम है और रिकॉर्ड रैंडम है। तो हर एक जना एक एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देगा, और जब आप उनका एवरेज निकालोगे तो बराबर आपका एवरेज बराबर आएगा, जो एवरेज आउट होगा। सर तो अगर फीचर सेम भी नहीं है जैसे लिनियर रिग्रेशन में, तो भी हम उनको ensemble ले सकते हैं मतलब? तो आप वो सीवी ग्रिड सर्च सीवी में क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना। ग्रिड सर्च सीवी में फीचर उतने के उतने ही लेते हैं, 5 बार रन करते हैं अलग अलग डेटा सेट के साथ, और उसका एवरेज निकालते हैं कि नहीं तब, और उसको जो हम एक्चुअल एक्यूरेसी मानते हैं। ग्रिड सर्च सीवी याद है कि नहीं तुमको? हाँ याद है। हाँ, तो ग्रिड सर्च सीवी में यही तो करते हैं, फीचर नंबर ऑफ फीचर भी वही लेते हैं, पर डाटा सेट को 5 में डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ फीचर सब में सेम रहते हैं, डाटा सेट को 5, 6 या 10 में डिवाइड कर देते हैं, और 10 का एवरेज निकालते हैं। वो भी एक तरह का एंसेंबल है। तो वो मुझे मतलब इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है, क्योंकि फीचर्स सेम है उन सब में, तो हम उनका एवरेज दे सकते हैं। लेकिन इधर आप बोल रहे हो कि फीचर्स भी अलग अलग रहेंगे सारे मॉडल्स में। हाँ, सारे मॉडल में फीचर भी अलग अलग रहेंगे। तो तब भी हम ले सकते हैं इनका ensemble, और तब भी एक्यूरेट हाँ, रहेगा, मतलब तब मिला अब तुम ये समझो ना कि भाई कोई ये ये तो प्रैक्टिस में प्रूव हो चुका है कि रैंडम फॉरेस्ट जो है इस तरह का एंसेंबल जब हम लेते हैं, बेगिंग करते हैं, तो इंडिविजुअल ट्री से बेटर और ज्यादा रिलायबल रिजल्ट मिलता है। ये तो 1000 बार प्रूव हो चुका है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है। तो अगर आप इसको समझना ही है तो ये समझिए कि अगर 100 मेरे 100 फीचर हैं और 1000 ट्री बनाता हूं मैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है उनका फीचर्स का वो अलग अलग ट्री में आ जाएगा। और हमारा प्रेडिक्शन का टॉपिक तो एक ही है, खेलेगा कि नहीं, ही विल प्ले और नॉट, ही विल नॉट प्ले, वेदर ही विल प्ले टेनिस और ही विल नॉट प्ले टेनिस, या वेदर बीजेपी विन और कांग्रेस विन, यही है हमारा टॉपिक तो ना। हाँ। तो वो आपका मेजॉरिटी जो डिसीजन है दैट विल एवरेज आउट है ना। ओके, समझ में आ गया। तो इससे अच्छा शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो ये इस तरह, चलो अच्छा, आपके डिसीजन से जो है, आपके डिस्कशन से और दूसरों को समझ में आया होगा। तो ये आपका बेगिंग का प्रिंसिपल है। तो इस बेगिंग के प्रिंसिपल पे आपका रैंडम फॉरेस्ट बनता है। रैंडम फॉरेस्ट मतलब इसमें आपके नंबर ऑफ फीचर्स भी जो है वो जो है जो नंबर ऑफ फीचर हर एक जो डाटा सेट है उसमें रैंडम है, और नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी रैंडम है। तो मैं आपको इसमें दो चीज बताना चाहता हूं कि रैंडम फॉरेस्ट जो है इट इज ए वन ऑफ द बेगिंग एल्गोरिथम। बेगिंग के और भी तरह के एल्गोरिथम होते हैं, तो रैंडम फॉरेस्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यही यूज होता है, और सक्सेसफुल एल्गोरिथम यही है बेगिंग का, इसलिए हमने ये किया। तो आपको कुछ राइटर, अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आप बेगिंग के आपको 2-4 तरह के और एल्गोरिथम मिल जाए, और उसमें रैंडम फॉरेस्ट सबसे यूजफुल और सबसे फेमस है। ठीक है ना। अब मैं अगला पढ़ रहा हूं यहाँ पे, व्हेन डिसाइडिंग वेयर टू स्प्लिट, हाउ टू मेक डिसीजन इन बेग डिसीजन ट्रीज हैव फुल डिस्पोजल ऑफ फीचर्स टू चूज फ्रॉम। अब क्या होता है बेगिंग मेथड में, क्या होता है बेगिंग में, जैसे आप बोल रहे हो ना आर्यमान,
तो बेगिंग में क्या होता है कि सभी ट्रीज को सभी फीचर अवेलेबल होते हैं बेगिंग में, एक्चुअल बेगिंग में। हाँ एक्चुअल बेगिंग में सभी फीचर को सभी फीचर अवेलेबल होते हैं। अगर 100 फीचर हैं और आपका ट्री 1 है, उसको भी 100 फीचर अवेलेबल होंगे, ट्री 2 को भी 100 फीचर अवेलेबल होंगे, ट्री 3 को भी 100 फीचर अवेलेबल होंगे। पर जब हम रैंडम फॉरेस्ट लेते हैं तो रैंडम फॉरेस्ट थोड़ा अलग होता है। रैंडम फॉरेस्ट में हम फीचर का भी सबसेट निकालते हैं रैंडम, और रिकॉर्ड का भी सबसेट निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। तो रैंडम फॉरेस्ट बेगिंग, प्योर बेगिंग से थोड़ा डिफरेंट है। प्योर बेगिंग में सबको सभी फीचर अवेलेबल होंगे, सिर्फ रिकॉर्ड्स का जो है, जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उनका हम लोग रैंडम सैंपलिंग करेंगे अलग अलग डेटा सेट में। पर जो आपके रैंडम फॉरेस्ट है उसमें फीचर का भी सैंपलिंग होगा, कम सबसेट लिया जाएगा या सैंपलिंग होगा, या जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का भी सब सैंपलिंग होगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। और इसमें एक और चीज ये पढ़ने की कि रादर देन स्प्लिटिंग एट सिमिलर फीचर फॉर ईच नोड थ्रू आउट, मतलब हमेशा एक ही नोड पे तोड़ने के, मतलब अगर मैं सबको सेम फीचर दूंगा, सबको अगर मैं सभी फीचर अवेलेबल करवाऊं तो हो सकता है सब जो नोड पे स्प्लिटिंग करेंगे वो एक ही फीचर पे करेंगे। पर रैंडम फॉरेस्ट मॉडल इंप्लीमेंट अ लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन बिकॉज ईच ट्री विल स्प्लिट बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर। तो मतलब आपके रैंडम फॉरेस्ट में आपने क्या कर दिया, फीचर जो है रैंडमली सिलेक्ट किए हैं आपने, नंबर ऑफ रिकॉर्ड रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके स्प्लिट या जो रूट नोड है या जो डिसीजन नोड है वो रैंडमली डिसाइड होंगे। तो हर ट्री के जो स्प्लिट रूट नोड और डिसीजन नोड है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपने रैंडमनेस इंट्रोड्यूस की। दिस लेवल ऑफ रैंडमनेस प्रोवाइड्स ए ग्रेटर एंसेंबल टू एग्रीगेट ओवर, thus ergo producing more accurate predictor, refer to image for better understanding, ठीक है ना। अभी आप ये क्या, ये आर्यमान में लास्ट वाला देखिए आप, दिस लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब ये जो आप रैंडम फॉरेस्ट में फीचर का रैंडमनेस और जो रिकॉर्ड का रैंडमनेस आप डालते हो, उसी की वजह से जो है आपके रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, ये बोल रहा है। आपने जो हाँ रैंडमनेस डाली फीचर की और जो आपने रैंडमनेस रिकॉर्ड में डाली, तो उसी की वजह से आपका जो है रिजल्ट मोर एक्यूरेट आता है। That's what is this is what is random forest, and random forest is little different from begging. Random forest is a special case of begging, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज पूछिए। इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन ट्री जैसा ही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन रात को 8 बजे देखेंगे, पर वो बिल्कुल सेम है, डिसीजन ट्री जैसी मेथड आपको यूज करनी है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो समझने की बात है वो अभी समझने की बात है। नव्या, आपके समझ में आया? सर पूरा तो नहीं आया। तो क्या नहीं आया है पूछो मैडम। सर ये रैंडम फॉरेस्ट मतलब एग्जैक्टली काम क्या करता है? रैंडम फॉरेस्ट या तो आपका क्लासिफिकेशन कर देगा या आपका रिग्रेशन करके देगा। क्लासिफिकेशन में तो मेजॉरिटी करते हैं, जिसका देखिए मैं मेजॉरिटी आपको ज्यादा बताता हूँ होता क्या है। करके देगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करके देगा। ये एग्जांपल देखिए आप। रैंडम फॉरेस्ट जो है, आपको ये डेटा सेट दिया हुआ है, आपने एक डिसीजन ट्री से बना, ये डेटा सेट में उसमें बोला ना प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, राइट। तो यहाँ पे इसने आपने एक डिसीजन ट्री लगाया। आप रैंडम फॉरेस्ट लगा के क्या करेंगे, अभी 1000 ट्री लगाएंगे इस डाटा सेट के ऊपर। इसी डाटा, ये तो छोटा है, वो बड़ा डाटा सेट के ऊपर आप 1000 डिसीजन ट्री लगाएंगे और यही डिसीजन निकालेंगे पर्टिकुलर कंडीशन में ये प्लेयर टेनिस खेलेगा कि नहीं खेलेगा। मतलब ह्यूमिडिटी, वेदर अगर सनी है, ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। यही डिसीजन आप जो है 1000 ट्री लगा के निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे आप? क्योंकि एक डिसीजन ट्री जो है हमेशा कभी भी उसकी एक्यूरेसी इतनी रिलायबल नहीं होती, क्योंकि डिसीजन ट्री जो है वो ओवरफिट होने का बहुत खतरा रहता है। ये आया समझ में क्या करेगा रैंडम फॉरेस्ट? हाँ सर। ठीक है ना। तो ये वही काम करेगा जो डिसीजन ट्री करता है, पर ये एक डिसीजन ट्री लगा के 1000 डिसीजन ट्री लगा के करेगा उसको। ये करता है रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है ना। ये आया समझ में आपके? यस सर। अभी और क्या समझ में नहीं आया बताइए। सर बस यही कंफ्यूज था। ठीक है चलो, तो यही कंफ्यूज था। तो और इसमें ध्यान रखिए कि रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास 100 फीचर है तो डाटा सेट 1 को 20 फीचर अवेलेबल होंगे, डाटा सेट 2 को जो है 30 अवेलेबल होंगे, डाटा सेट 3 को जो है वो 40 अवेलेबल होंगे, और एक डाटा सेट को हो सकता है सिर्फ 10 ही अवेलेबल।
तो इस तरह का जो है हम फीचर का जो है रैंडम जो है स्प्लिट करते हैं। और जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी हम रैंडमली स्प्लिट करते हैं। जो अगर 1000 रिकॉर्ड, अगर हमारे पास 1000 ऑब्जर्वेशन है, 1000 रोज है हमारे डेटा एक्सेल कॉलम में, एक्सेल शीट में 1000 रोज है, तो किसी को हम 200 रो दे देंगे, किसी को 300 रो दे देंगे, किसी को 400 दे देंगे। ऐसा करके हम अलग अलग इसमें अलग, तो मतलब आपका जो नंबर ऑफ जो फीचर्स हैं वो भी, और जो नंबर ऑफ आपकी रोज या रिकॉर्ड है वो भी रैंडमली डिसाइड होती है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल पे ले चल रहा हूँ। तो यहाँ चलिए आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए। कितना टाइम हो गया अपने को? अपने को पौना घंटा हुआ है। ठीक, 15 मिनट में न्यूमेरिकल एग्जांपल निपटाता है। तो आप सबसे पहले डिसीजन ट्री का ही कंसेप्ट लीजिए। तो ये वही वाला उसी आदमी ने लिखा है, देखिए ये उसी आदमी ने लिखा है, विक्टर ज़ोउ, जिसके अपन कल देख रहे थे। विक्टर ज़ोउ इसने लिखा है, तो विथ फुल क्रेडिट टू हिम वी आर यूजिंग दिस आर्टिकल रैंडम फॉरेस्ट फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। ठीक है, ये उसका ब्लॉग है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि 5 आपके पास वही ब्लू है और 5 जो है ग्रीन पॉइंट है जो एक्स वाई पे बने हुए हैं। फिर क्या कर रहा है, आपने पहला स्प्लिट किया। तो आपने स्प्लिट कर दिया, तो आप बहुत सिंपल स्प्लिट है क्योंकि दो ही तरह के हैं। तो एक्स इज लेस देन 2 मतलब ब्लू है, एक्स इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 किया तो ग्रीन हो गया। आपका जो है डिसीजन ट्री एंड हो गया। तो इसमें आप बोल सकते हैं डिसीजन ट्री बनाई नहीं, एक्चुअली जो है एक ही लेवल में एंड हो गया है। अब क्या है कि आप जो है इसमें 3 तरह के बॉल डाले हैं। देखिए अब जो है वही डेटा सेट है, पर बॉल ब्लू है, ग्रीन डॉट है और रेड डॉट है। रेड डॉट ऊपर है, ब्लू नीचे है और राइट पे जो है ग्रीन डॉट है ना। तो इसका देखिए किस तरह से बना रहा है ये डिसीजन ट्री। ये सबसे पहले इसने क्या किया, ये तीनों को मिक्स किया, ऊपर वाला रूट नोड पे आया, एक्स इज लेस देन 2, तो ये जो है लेफ्ट में आया। तो लेफ्ट में उसको क्या मिला, लेफ्ट में उसको रेड और ब्लू बॉल मिला। वाई इज लेस देन 2, ब्लू बॉल मिल गए। वाई इज ग्रेटर देन 2, जो है रेड बॉल मिल गया। ग्रीन जो है एक्स ग्रेटर देन 2 किया, तो उसको पहली ब्रांच में जो है ग्रीन बॉल सेपरेट हो गया। तो अब क्या है, देखिए जो लीफ नोड आपके जो आखिरी के जो लीफ नोड है उसमें देखिए आपकी जो वो है, जो आपका प्योरिटी है 100% है। यहाँ प्योर ब्लू बॉल है, यहाँ प्योर रेड बॉल है, यहाँ प्योर जो है ग्रीन बॉल है। तो यहाँ पे जीनी इंडेक्स आपकी जो जीनी इंडेक्स होगा, इसका 0 होगा, ब्लू का 0 होगा, रेड का 0 होगा और ग्रीन का भी 0 होगा, क्योंकि ये तीनों प्योर है। इसका एंट्रोपी भी जो है ब्लू का 0 होगा, रेड का 0 होगा और ग्रीन का 0 होगा, क्योंकि तीनों प्योर है। तो ये सिर्फ इट इज जस्ट रिवीजन ऑफ आपका डिसीजन ट्री। इसको जब हम प्लॉट करेंगे इस डिसीजन ट्री को, या डिसीजन ट्री को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये आपके जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल, ये आपका डिसीजन ट्री मॉडल है। ये आपका डिसीजन ट्री मॉडल है। तो ये देखिए परफेक्ट सेपरेट कर रहा है। एक कंपार्टमेंट में जो है ब्लू आ गए, एक में रेड आ गए, और जो राइट में है वो ग्रीन आ गए। तो आपका डिसीजन ट्री मॉडल ये है। डॉटेड लाइन जो है ये डिसीजन ट्री मॉडल है। ठीक है ना, ये तो आपको बन गया। तो दिस वाज द रिवीजन। ठीक है ना, अगर आपको ट्रेन करना था तो अभी इसमें मतलब नहीं है अपने को ज्यादा। जीनी अपन कर चुके हैं कल, इसने जीनी भी दिया हुआ है, एग्जांपल में आपसे शेयर करूंगा ये भी। तो सेकंड नोड ये सब उसने दिया है, थोड़ा देखिए आप किस तरह से उसने जीनी कैलकुलेट किया, किस तरह से नोड डिसाइड कर रहे हैं। एक सिंपल डिसीजन ट्री उसने जो अपन यहाँ बताया ना, उसने बना के बताया जीनी के हिसाब से। व्हेन टू स्टॉप, तो व्हेन टू स्टॉप हमको मालूम है, जब हमारे लीफ नोड में प्योर आ जाए या नियर टू। अब देखिए आप ग्रीन है, तो अब इसमें क्या स्प्लिट करोगे, आप सब में ग्रीन आ ही गए, क्या स्प्लिट करोगे आप? यहाँ जो है सब रेड आ गए, यहाँ सब ब्लू आ गए, स्प्लिट पॉसिबल ही नहीं है। ये जो ऊपर वाला बीच वाला जो आप देख रहे हैं, बीच वाला जो बॉल देख रहे हैं, यहाँ पे रेड और ब्लू दोनों है, मिक्सचर है। तो आप स्प्लिट कर सकते हैं ब्लू और ग्रीन में, ब्लू और रेड में, तो है ना। इस तब हम स्टॉप करते हैं। तो ये देखिएगा आप एग्जाम्पल, इसको उसने जीनी से सॉल्व करके बताया। इतने सिंपल एग्जाम्पल को ये देखिए जीनी से सॉल्व करके बताया उसने। तो ये जीनी अपन कल कर चुके हैं और एग्जाम्पल बहुत सिंपल है आपको देखने के लिए। तो आप जरा इसको थोड़ा सा घर जाके देखिए, थोड़ा घर जाके अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत लूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको रिवीजन करना जरूरी है। क्लास में पढ़ाने से किसी को भी जो है पूरा कोई भगवान नहीं बन जाता है क्लास में। तो ये बेगिंग कर, देखिए अब ये देखिए जैसे अलग अलग ट्री, अलग अलग, यहाँ पे हम लोगों ने 5 डिसीजन ट्री बना लिए।
नव्या, ये 5 डिसीजन ट्री का डिसीजन क्या होगा? नव्या, यस सर। ये 5 डिसीजन ट्री जो बने हैं, इनमें 3 ब्लू है, एक ग्रीन है और एक रेड है, तो इसका ओवरऑल डिसीजन क्या होगा पांचों का मिला के? ब्लू। ब्लू होगा ना, क्योंकि मेजोरिटी है। वेरी गुड। तो आपका जो रैंडम फॉरेस्ट है यही इसी तरह के छोटे छोटे डिसीजन ट्री बनाता है, इसी तरह के डिसीजन ट्री बनाता है, और जो मेजोरिटी होती है वो ले लेता है। ठीक है, देखिए डिसीजन ब्लू है इसका, रैंडम फॉरेस्ट। तो बेगिंग का स्पेशल एग्जांपल है रैंडम फॉरेस्ट। और रैंडम फॉरेस्ट तो ये आपको समझाना था मेरे को, सिर्फ इतना ही। और देखिए, तो रैंडम फॉरेस्ट हैव ए सेकंड पैरामीटर ऑफ कंट्रोल, हाउ मेनी फीचर्स टू ट्राई। मतलब इसमें जो है, एक तो नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, हाइपर पैरामीटर नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, और इसमें हाउ मेनी फीचर्स टू ट्राई फॉर द बेस स्प्लिट। तो ये भी एक इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर होता है कि कितने फीचर लिए जाएं। ठीक है ना? तो हम जनरली कितने, अगर हमारे पास 9 फीचर हैं तो हम जनरली देखिए ये लेते हैं, एक्चुअली साइज ऑफ रूट पी और p/3 लेते हैं। मतलब अगर हमारे पास p नंबर ऑफ फीचर है तो हम एक डाटा सेट के लिए कितना लेंगे, हम रूट p लेंगे या p/3 लेंगे। ये रूल ऑफ थंब है, p और p/3 रूट p। अगर हमारे पास 90 फीचर है तो 90 का, अगर नहीं हमारे पास अगर 40 फीचर है, मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, 40 फीचर है, तो जो रैंडम फॉरेस्ट के अलग अलग ट्री के लिए कितना लेंगे हम, रूट ऑफ 40। तो रूट ऑफ 40 मतलब 20 लेंगे। या अगर आपको रूट ऑफ p नहीं लेना है तो आप p/3 ले लीजिए, 40/3 ले लीजिए। या दोनों से ट्राई करना है, दोनों से ट्राई करके देख लीजिए। तो यही मुझे जो आपको बताना था कि मतलब आपका जो रैंडम फॉरेस्ट है इसमें 2 पैरामीटर होंगे आपके। एक तो हम नंबर ऑफ ट्रीज कितने ले रहे हो, नंबर ऑफ ट्रीज कितने ले रहे हो, 100 ले रहे हो, 50 ले रहे हो, 1000 ले रहे हो। जितने ज्यादा ट्री लोगे उतना अच्छा होगा। कितने ट्री ले रहे हो, और हर ट्री में जो है आपको जो है कितने फीचर्स लेना, कितने फीचर्स लेना। तो हम जनरली रूट p लेते हैं, अगर p नंबर ऑफ फीचर है तो रूट p लेते हैं, p/3 लेते हैं। दिस वाज दिस न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, अब रैंडम फॉरेस्ट का जो है, रैंडम फॉरेस्ट का मैं आपको सूडो कोड बता देता हूँ। मतलब इस पे, जिस पे एल्गोरिदम लिखते हैं ना, सूडो कोड मतलब क्या होता है, एल्गोरिदम लिखने के पहले उसको प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं ना, एल्गोरिदम लेने के पहले प्लेन इंग्लिश में। तो दैट्स हाउ इट इज। तो देखिए, सबसे पहले देखिए पहली स्टेप क्या है रैंडम फॉरेस्ट का, है हमारे पास रैंडमली सिलेक्ट k फीचर्स फ्रॉम m, रैंडमली सिलेक्ट k फीचर्स फ्रॉम m फीचर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फीचर m है, तो उसमें से हम k रैंडमली उठाएंगे, वेयर k इज वेरी लेस देन m। ठीक है ना, k शुड बी लेस देन m, ऑफ कोर्स यार, k सबसेट है, ये उठाते हैं। अमंग k फीचर्स कैलकुलेट द नोड d, अमंग k फीचर जो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, कैलकुलेट द नोड d यूजिंग द बेस स्प्लिट पॉइंट। बेस स्प्लिट पॉइंट मतलब जीनी लगा के, या फिर जो है इंफॉर्मेशन गेन या जीनी लगा के आप निकालिए कि कौन से नोड पे आपको स्प्लिट करना है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपका रूट नोड कौन सा होगा। स्प्लिट द नोड टू डॉटर नोड यूजिंग द बेस स्प्लिट, तो आपने रूट नोड जीनी या फिर एंट्रोपी से डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको उसको स्प्लिट करना है। रिपीट 1 2 3, रिपीट 1 2 3 मतलब ये जो अलग अलग ट्री बनाने का काम है, 1 2 3 until i number of nodes are reached, है ना। तो आप ये जो है रिपीट करते जाइए 1 2 3 स्टेप, ऐसे बहुत सारे ट्री बनाए। बिल्ड द फॉरेस्ट बाय रिपीटिंग 1 to 4, मतलब ये जो अलग अलग 1 to 4 से जो अलग अलग आपके डिसीजन ट्री बने, तो डिसीजन ट्री का एक फॉरेस्ट बना है। फॉरेस्ट बना है मतलब जंगल बना लीजिए, इसको जंगल बोल रहा है वो, डिसीजन ट्री बोलते हैं ना। तो ट्री का कलेक्शन मतलब क्या होगा, फॉरेस्ट। तो बिल्ड द फॉरेस्ट बाय रिपीटिंग 1 to 4 फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स टू क्रिएट n नंबर ऑफ ट्रीज। तो n नंबर ऑफ ट्रीज बन गए आपके, और उसमें जो मेजॉरिटी आप ले लेंगे। अगर क्लासिफिकेशन है तो आप मेजॉरिटी डिसीजन ले लेंगे, और अगर आपका रिग्रेशन है तो सबका एवरेज ले लीजिए। दिस इज व्हाट इज आवर रैंडम फॉरेस्ट। अब जो है रैंडम फॉरेस्ट जो है, अभी क्या है नेक्स्ट एडवांटेजेस। तो इसमें जो है ओवरफिटिंग कभी नहीं होती है, रैंडम फॉरेस्ट में ओवरफिटिंग कभी नहीं होती है। सेम रैंडम फॉरेस्ट कैन बी यूज फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं।
और रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड फॉर फीचर इंजीनियरिंग। हाँ, तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है? मैंने आपको 100 वेरिएबल दे दिया, समझ लीजिए मैंने आपको 20 वेरिएबल दे दिए, 20 वेरिएबल दे दी, 20 वेरिएबल दे दिया आपको 20 1 to 20 जो है वेरिएबल, या वेरिएबल को हम फीचर भी बोलते हैं ना, तो 20 वेरिएबल दे दी या 20 फीचर दे दी। और मैं बिजनेस वाला हूं, मैं आपको, आपने 20 के 20 पे एक मॉडल बना के दे दिया कि देखो इसका R² 0.85 आ रहा है, या फिर ये मेरा जो है डिसीजन ट्री मॉडल है और ये 20 के 20 फीचर यूज कर रहा है, तो वो बोलेगा यार भाई, बिजनेस वाला बोलेगा भाई ये 20 फीचर तो मेरे समझ में नहीं आते हैं, तुम मेरे को 3 या 4 फीचर निकाल के दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 20 में से 3 या 4 जो मेरे बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो निकाल के दो। तो ये काम भी जो है हम रैंडम फॉरेस्ट से करते हैं, ये काम भी जो है रैंडम फॉरेस्ट से करते हैं, ठीक है ना। तो ये काम जो है हम रैंडम फॉरेस्ट से करते हैं। और ये कैसे करते हैं अपन रात को देखेंगे, इसमें मैं आपको छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊं, ठीक है। और ये भी एक देख लीजिए सेकंड बुलेट पॉइंट है, इसको देखिए यहाँ पे राइट में जो सेकंड बुलेट पॉइंट है, among all the variable classification, among all the available classification methods, random forest provide the best accuracy। मतलब ये बोल रहा है कि आप 2-4 तरह के अगर आप क्लासिफिकेशन का मेथड ट्राई करते हैं तो ये प्रूव हुआ है कि रैंडम फॉरेस्ट के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। हाईएस्ट तो मत मानो आप, हाईएस्ट तो मत मानो, पर आप ये मानो कि रैंडम फॉरेस्ट के रिजल्ट जो है काफी अच्छे आते हैं। तो ये प्रोफेशनल एल्गोरिदम है जिसको प्रोफेशनल लोग यूज, एक प्रोफेशनल एल्गोरिदम है जिसको प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, और ये एडवांस मशीन लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे मैं आपको अब 10 मिनट का ब्रेक दूंगा। ये अपन ने जो है रैंडम फॉरेस्ट खत्म कर लिया, और आगे आधे घंटे में अपन जो है बूस्टिंग खत्म करेंगे, एक्सी बूस्ट। एक्सी बूस्ट मतलब ये मॉडल लगाने वाले हैं अपन, देखिए। तो अपन ने क्या खत्म कर लिया, मैं आपको बताता हूँ क्या खत्म कर लिया। तो फिनिश जो अपन ने फिनिश कर लिया, फिनिश्ड बेगिंग एंड रैंडम फॉरेस्ट। और जो करेंगे नेक्स्ट क्या आएगा, बूस्टिंग और एक्सी बूस्ट। ये आधा घंटा में कर लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे बेग लेने के पहले, अभी भी 1 घंटा होने में 5 मिनट है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको बेगिंग और रैंडम फॉरेस्ट में फर्क समझ में आया कि नहीं अभी भी? नव्या, आपको आया फर्क समझ में बेगिंग और रैंडम फॉरेस्ट में? यस सर। बता सकते हैं क्या है? बेगिंग में आप सिर्फ फीचर्स का डिफरेंस होता है नव्या। मतलब जो है बेगिंग में आप क्या करते हैं कि जो है बेगिंग में आपके लिए सभी डाटाबेस के लिए सभी फीचर अवेलेबल होते हैं, और जो आपका बूस्ट, जो आप रैंडम फॉरेस्ट लेते हैं, रैंडम फॉरेस्ट में आप क्या करते हैं, फीचर का भी सबसेट लेते हैं और आप जो है रिकॉर्ड्स का भी सबसेट लेते हैं। जबकि बेगिंग में सिर्फ रिकॉर्ड का सबसेट लेते हैं, फीचर का नहीं लेते। 100 फीचर है या 20 फीचर है तो 20 के 20 फीचर सभी डाटा सेट में अवेलेबल रहेंगे। पर रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, आपके अगर 20 फीचर है तो एक में 4 अवेलेबल रहेंगे फीचर, एक में 5 रहेंगे, एक में 6 रहेंगे, ऐसा बनाते हैं। और दूसरा जो है बेगिंग क्या है, जनरलाइज मेथड है। रैंडम फॉरेस्ट क्या है, उसका सबसेट है या उसका स्पेशल केस है ना। बेगिंग मेथोडोलॉजी है, बेगिंग इज मेथोडोलॉजी एंड रैंडम फॉरेस्ट इज वन स्पेसिफिक एल्गोरिथम फॉर दैट मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो ये है अभी का रैंडम फॉरेस्ट का खेल, ये है। और जो है मतलब जो है ये अभी जो हो गया, उसके बाद अपन बूस्टिंग पे जाएंगे। तो मैं आप अभी कितना बजा है, अभी बजा है यहाँ पे 11:51 हुआ है। आप सीधे एग्जैक्टली 12 बजे आइए, 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ मैं आपको, 9 मिनट।